सुप्रभात बच्चों, आज हम आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से त्रिभुज के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। आपके समक्ष ब्लैक बोर्ड पे यह त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज ए बी सी। इस त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज ए बी सी में तीन भुजाएं ए बी, बी सी और ए सी हैं। तो तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। यहाँ पे कोण ए, कोण बी, कोण सी, यह तीन कोण बन रहे हैं। दो भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां कोण बनाती हैं। यहाँ पे ए बी और ए सी बिंदु ए पर मिल रही हैं। इस प्रकार यहाँ पर कोण ए की रचना होती है। कोण ए बी और बी सी बिंदु बी पर मिल रही हैं, अर्थात कोण ए बी सी की रचना होती है। यहाँ पे ए सी और बी सी ये दो भुजाएं बिंदु सी पर मिल रही हैं, तो यहाँ पर कोण ए सी बी की रचना हो रही है। इस प्रकार किसी भी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। इस त्रिभुज में तीन कोण इस प्रकार हैं। कोण ए बी सी, कोण बी सी ए और कोण बी ए सी, बी ए सी। यह तीन कोण इस त्रिभुज में आप देख सकते हैं। और तीन भुजाएं ए बी, बी सी, ए सी और तीन भुजाएं हैं। इन तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीन क्षेत्र होते हैं। वाय क्षेत्र, परिसीमा क्षेत्र और अंतर क्षेत्र। त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु P है तो वह बिंदु P त्रिभुज के अभ्यंतर क्षेत्र में स्थित है। यदि त्रिभुज के किसी भुजा पर कोई बिंदु है तो इस बिंदु का परिसीमा क्षेत्र कहा जाएगा। और यदि त्रिभुज के बाहर कोई बिंदु है तो इस त्रिभुज के वाय क्षेत्र में बिंदु R स्थित है। इस प्रकार त्रिभुज के तीन क्षेत्र होते हैं। वाय क्षेत्र, परिसीमा क्षेत्र और अंतर क्षेत्र। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ी होती है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। कोण ए बी सी, कोण बी सी ए और कोण बी ए सी के मानों का योग करेंगे तो निश्चित रूप से इन तीनों कोणों का योग 180 अंश ही प्राप्त होगा। इसीलिए कहा जाता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इसको सिद्ध करके भी बताया जा सकता है। त्रिभुज को भुजाओं के अनुसार तीन प्रकार से बांटा जाता है। समबाहु त्रिभुज,
समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, भुजाओं के अनुसार त्रिभुज को तीन प्रकार से बांटा जाता है। समबाहु त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान माप की होती हैं तो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। विषमबाहु त्रिभुज के कोण असमान माप के होते हैं। यहां पर यह समबाहु त्रिभुज का उदाहरण है पी क्यू आर। यह समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, अर्थात पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर पी आर। इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी और तीनों कोण भी बराबर ही होंगे। तीनों कोण के मान समान होंगे और प्रत्येक कोण का मान 60 होंगे। यह तीनों कोण 60-60 अंश के होंगे। यदि वह समबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज, ए बी सी। यहां पर त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी बराबर हैं, अतः ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और मैंने बताया कि समबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अर्थात ए बी बराबर ए सी, तो ए बी का सम्मुख कोण सी होगा यह कोण, और ए सी का सम्मुख कोण बी होगा। तो यहाँ पे कोण ए बी सी और कोण ए सी बी, यह दोनों कोण बराबर होंगे। किसी समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यदि विषमबाहु त्रिभुज है, इसके लिए आकृति खींचकर बता दे रहा हूं। इस त्रिभुज पर विचार कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यमयन भुजा यन को और भुजा यम हो, यह तीनों भुजाओं को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसकी तीनों भुजाएं असमान माप की हैं, अतः यह एक विषमबाहु त्रिभुज है। और विषमबाहु त्रिभुज के तीनों कोण असमान होंगे, अर्थात तीनों कोण अलग अलग माप के होंगे। ऐसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोणों के अनुसार भी त्रिभुज को तीन प्रकार से बांटा जाता है। पहला है न्यून कोणीय त्रिभुज, न्यून
कोणीय त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण 90 अंश से कम हो अर्थात न्यून हो तो ऐसे त्रिभुज को हम न्यून कोणीय त्रिभुज कहते हैं। दूसरा है समकोणीय त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश के बराबर होता है तो ऐसे त्रिभुज को हम समकोणीय त्रिभुज कहते हैं। आप न्यून कोणीय त्रिभुज की आकृति को देख लीजिए। तीसरा यहां पे देखिए ए बी सी, आप देख सकते हैं इसके तीनों कोण मान लीजिए या 60 अंश है या 50 अंश है या 70 अंश। यहां पे देखिए, यहां पे कोण ए बराबर 70 अंश जो कि न्यून है, कोण बी बराबर 60 अंश ये भी न्यून है, कोण सी बराबर 50 अंश ये भी न्यून कोण है। अर्थात किसी त्रिभुज के तीनों कोण न्यून होंगे तो ऐसे त्रिभुज को हम न्यून कोणीय त्रिभुज कहते हैं। अब आप समकोणीय त्रिभुज को देखिए। पी क्यू आर, यहां पे बिंदु क्यू पर 90 अंश का कोण बन रहा है अर्थात यह समकोणीय त्रिभुज कहा जाएगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में एक कोण यदि 90 अंश के बराबर है तो ऐसे कोण को हम समकोणीय त्रिभुज कहेंगे। यदि किसी त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 अंश है तो ऐसे त्रिभुज को हम समकोणीय त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर समकोणीय त्रिभुज का एक उदाहरण है। तीसरा है अधिक कोणीय त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 अंश से अधिक है तो ऐसे त्रिभुज को हम अधिक कोणीय त्रिभुज कहते हैं। इसका भी चित्र देख सकते हैं। यहां देखिए कोई भी एक कोण, यहां पे कोण MNO 120 अंश है अर्थात त्रिभुज का यह कोण 90 अंश से अधिक है तो ऐसे त्रिभुज को हम अधिक कोणीय त्रिभुज कह सकते हैं। अब हम आपको त्रिभुज की माध्यिका के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है उसके बारे में आप समझने का प्रयत्न कीजिए। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को
त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। आप इस प्रकार देख सकते हैं, यह त्रिभुज ABC है और BC का मध्य बिंदु यहां हमने D लिया और AC का मध्य बिंदु हमने E लिया और AB का मध्य बिंदु हमने F लिया। अब शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को, यहां पे शीर्ष A की सम्मुख भुजा BC है और शीर्ष B की सम्मुख भुजा AC है और शीर्ष C की सम्मुख भुजा AB है। यहां पे शीर्ष A की सम्मुख भुजा BC का मध्य बिंदु D है, अतः हम शीर्ष A से बिंदु D को मिलाते हैं तो एक रेखाखंड हमें D प्राप्त होती है, AD प्राप्त होती है, जो इस त्रिभुज की माध्यिका कही जाएगी। अर्थात किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को ही माध्यिका कहते हैं। इस प्रकार से हम बिंदु B को अर्थात शीर्ष B को यदि E को मिला दे तो यह भी एक माध्यिका प्राप्त हो जाएगी और C से बिंदु F को मिलाएं तो यह भी माध्यिका कही जाएगी और यह तीनों माध्यिकाएं संगामी होती हैं। इसके संगमन बिंदु को हम F अक्षर से प्रदर्शित कर रहे हैं, जो कि यह माध्यिकाओं की संगामी बिंदु है अर्थात संगमन बिंदु कहा जाएगा इनको। और इस संगमन बिंदु को हम केंद्रक के नाम से जानते हैं, अर्थात माध्यिकाओं के प्रच्छेद बिंदु को हम केंद्रक कहते हैं और केंद्रक जो होता है माध्यिका को दो संबंधे एक के अनुपात में विभक्त करती है। इस प्रकार से किसी भी त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं खींचे जा सकते हैं। त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करने के लिए त्रिभुज में दो ही माध्यिका खींचना पर्याप्त होता है। तो आप समझ चुके होंगे कि त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती हैं। त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं और माध्यिकाओं के प्रच्छेद बिंदु को केंद्रक कहते हैं। केंद्रक माध्यिका को दो संबंधे एक के अनुपात में विभक्त करती है। किसी त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं। त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करने के लिए त्रिभुज में दो ही माध्यिकाएं खींचना पर्याप्त होता है। अब हम आपको त्रिभुज के शीर्ष लंब के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। त्रिभुज के शीर्ष लंब, त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को हम त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। हम यदि शीर्ष A से उसकी सम्मुख भुजा BC पर यदि लंब डालते हैं AN लंब डालते हैं तो AN जो है इस त्रिभुज का शीर्ष लंब कहा जाएगा। उसी प्रकार बिंदु B से रेखाखंड AC पर लंब डालें तो यह भी BM हमने लंब डाला रेखाखंड AC पर तो BM त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है। बिंदु C से हम
AB पर लंब डालते हैं CO, तो CO भी इस त्रिभुज का शीर्ष लंब है और यह तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं। अर्थात यहां पे हम यल से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो यल इनका जो है संगमन बिंदु कहा जाएगा, क्योंकि यह तीनों शीर्ष लंब एक दूसरे को यल बिंदु पर प्रक्षेप कर रहे हैं, जो त्रिभुज का लंब केंद्र है। अर्थात शीर्षों के संगामी बिंदु को हम लंब केंद्र कहते हैं। आप समझ चुके होंगे कि त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होता है। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को शीर्ष लंब कहते हैं। किसी त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब खींचे जा सकते हैं और शीर्ष लंबों के प्रक्षेप बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। और लंब केंद्र त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में भी स्थित हो सकता है, वाह्य क्षेत्र में भी स्थित हो सकता है और परिसीमा क्षेत्र में भी स्थित हो सकता है। वह त्रिभुज के स्वरूप पर निश्चित करता है कि वह कहां स्थित होगा। यदि अधिक कोणीय त्रिभुज है तो त्रिभुज के वाह्य क्षेत्र में शीर्ष लंब स्थित होगा। यदि वह समकोणीय त्रिभुज है तो त्रिभुज के परिसीमा क्षेत्र पर शीर्ष लंब स्थित होगा। यदि कोई त्रिभुज न्यून कोणीय त्रिभुज है तो ऐसे त्रिभुज में शीर्ष लंब उसके अंतर क्षेत्र में स्थित होगा। अभी हमने केंद्रक के बारे में बात कही थी। त्रिभुज का केंद्र त्रिभुज के अंतर क्षेत्र में ही स्थित होता है, परंतु शीर्ष लंब त्रिभुज के किसी भी क्षेत्र में स्थित हो सकता है। वह त्रिभुज के स्वरूप पर निर्भर करता है।